नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आवर का विशेष कार्यक्रम नेशनल वॉइस। नेशनल वॉइस में हम उठाते हैं भारत के गंभीर मुद्दे और करते हैं विद्वानों से चर्चा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारत में बढ़ते स्वरोजगार और घटते वेतन भोगियों की, और जानने की कोशिश करेंगे कि यह स्थिति भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सही है या नहीं। यह स्थिति भारत पर क्या प्रभाव डालेगी, तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। आम बजट में रोजगार सृजन सबसे बड़ा मुद्दा रहा। सरकार ने घोषणा की है कि अगले 5 साल में रोजगार सृजन पर 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन नीतियों का मुख्य ध्यान वेतनभोगी नौकरियां पैदा करने पर है। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि वेतनभोगी नौकरियों की स्थिति अच्छी नहीं है। इनकी संख्या लगातार घट रही है, जबकि स्वरोजगार वाले बढ़ रहे हैं। लेकिन आम बजट में वेतनभोगियों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया गया है। ऐसे में सरकार की मंशा क्या है? भारत में घटते वेतनभोगी और बढ़ते स्वरोजगार वालों की संख्या से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? आज नेशनल वॉइस में इसी मुद्दे पर करेंगे वरिष्ठ पत्रकारों से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं बढ़ता स्वरोजगार, घटते वेतनभोगी। आर्थिक सर्वेक्षण में PLFS सर्वे के हवाले से बताया गया कि 2022-23 में भारत के कुल कार्यबल में वेतनभोगियों की हिस्सेदारी 20.9% रह गई है, जो 2018 में 23.8% थी। वहीं स्वरोजगार करने वालों की हिस्सेदारी जो 52.10% से बढ़कर 57.3% हो गई है। ये आंकड़े जो आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, ये वो आंकड़े हैं जो वास्तव में ये बताते हैं कि साल दर साल वेतनभोगियों की हिस्सेदारी श्रम बल में लगातार घटती जा रही है। आप देख सकते हैं ये टीवी स्क्रीन पर 2018-19 से लेकर के 2022-23 के आंकड़े जो ये साफ साफ दर्शा रहे हैं कि स्वरोजगार वालों की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है और वेतनभोगियों की जो हिस्सेदारी है श्रम बल में वह जो है लगातार घटती जा रही है। तो अगर जो आप देखें 23.8%, अगर जो 2018-19 में जो वेतनभोगियों की हिस्सेदारी थी वो घटी हुई है। यह स्वरोजगार वालों की हिस्सेदारी है जो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। वेतनभोगियों की जो हिस्सेदारी 23.8%, 2018 में 2019-20 में 22.9%, 2020-21 में 21.1% और 2021-22 में 21.5%, वहीं 22-23 में 20.9%। लगातार साल दर साल घटता हुआ हम देख रहे हैं। वहीं अगर जो बात करें स्वरोजगार वालों की हिस्सेदारी की, तो इसमें आप देख सकते हैं कि साल दर साल 18 से 19 में 52.1%, 19 से 20 में 53.5% और 20 से 21 में 55.6% और इस तरह से 57.3% 22-23 में हो गया है, लगातार बढ़ रहा है। अब हम आगे की स्थितियों के बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं। वो नौकरियों में से 10% से भी कम में 50,000 रुपए या इससे अधिक की मासिक आय वाले हैं। 2/3 से अधिक की आय वास्तव में 20,000 रुपए प्रति माह से भी कम है। वेतन वाली कई नौकरियों में सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान नहीं है और केवल 44% को किसी न किसी रूप में सामाजिक सुरक्षा प्रावधान प्राप्त है, जैसे कि EPF या मातृत्व अवकाश आदि। ये तो स्थितियां हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि आप ये ग्राफिक्स के माध्यम से देखिए कि 50,000 रुपए प्रति माह कमाने वाले 10% से भी कम है। सैलरी कितनी है किसकी, ये हम बता रहे हैं। सैलरी किसकी कितनी का 20,000 रुपए, दो तिहाई से कम लोगों को जो नौकरी करते हैं सैलरी पाते हैं, उनको 20,000 से कम जो है प्रति माह रुपए प्राप्त होते हैं, सैलरी प्राप्त होती है। ये किसकी कितनी सैलरी है हम आपको ये दिखा रहे हैं। और भी जो तमाम चीजें हैं हमने आपको बताया कि नौकरियों में क्या स्थितियां हैं। अब आगे अगर जो बात करें, आगे की आर्थिक सर्वे की अगर जो हम बात करते हैं, तो आर्थिक सर्वे के मुताबिक
भारत की अनुमानित श्रम शक्ति 58.5 करोड़ है। इनमें वेतनभोगी नौकरियों की संख्या लगभग 11.8 करोड़ है। वेतनभोगी नौकरियों में शहरी क्षेत्रों का कुल 56% हिस्सा है। 3 क्षेत्रों मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, ट्रैवल, होटल व टूरिज्म और प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं को लेकर के इनमें 84% वेतनभोगी नौकरियां हैं। हालांकि विरोधाभास यह है कि इन क्षेत्रों की देश में कुल श्रमिकों में केवल 38% हिस्सेदारी है। ये स्थितियां हैं, ये इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। आर्थिक सर्वे के अनुसार जो बातें सामने आई हैं उनमें मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, ट्रैवल, होटल, ये सारी चीजें। आर्थिक सर्वे के अनुसार अनुमानित श्रम शक्ति भारत की 58.5 करोड़ दर्शाई गई है। और इसको अगर जो देखें आगे की अगर जो बात करें तो वेतनभोगी नौकरियों की संख्या इसमें 11.8 करोड़ रुपए है। तो अब हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। और जैसे कि हम कार्यक्रम के शुरुआत में ही ये बातें आपसे बता चुके हैं कि आज हम ये बात करेंगे कि लगातार सबसे पहले हमारी चर्चा इसी बात पर होगी कि लगातार जो वेतनभोगी जो नौकरियां हैं ये लगातार कम होती जा रही हैं और स्वरोजगार बढ़ता जा रहा है। जबकि अगर जो बजट में अगर जो देखा जाए तो बजट में अब जो है वेतनभोगी नौकरियों को बढ़ावा देने के लिए इस बार प्रावधान किया गया है। ऐसे में क्या स्थिति है ये भारत की? अगर जो वेतनभोगी नौकरियां कम हो रही हैं, स्वरोजगार बढ़ रहा है, तो क्या स्थिति है, क्या लाभ है, क्या हानि है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बजट में वेतनभोगी नौकरियां बढ़ाने की जो कवायद की गई है वास्तव में क्यों की गई है। तो हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए जो विद्वान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। रमेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, प्रकाश पुंज पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार, मनीष अग्रवाल जी राजनीतिक विश्लेषक। तीनों मेहमानों का, तीनों विद्वानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी से। रमेश शर्मा जी, सवाल यहां पर यही है जो मैं बार बार अपने कार्यक्रम के शुरुआत से ही दोहरा रहा हूं कि वेतनभोगी नौकरियों की संख्या लगातार कम हो रही है, स्वरोजगार बढ़ रहा है। भारत की क्या स्थिति, भारत इस स्थिति में अपने को कहां पाता है? क्या प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है? संख्या घट रही है और आगे घटेगी। इस बिंदु पर हमने अपने ही चैनल पर कई बार चर्चा की है। उसका कारण है कि इस समय अगर आप देखें तो जैसी जैसी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे इंसान का काम मशीन कर रही है। अब तक तो मशीनें आ रही हैं, वो ऑपरेशन कर रहे हैं हार्ट का, स्वाभाविक रूप से इंसान के हाथ से काम जा रहा है। अब जैसे मान लीजिए टेक्नोलॉजी बढ़ रही, अपने मोबाइल से रेलवे का टिकट कर रहे हैं, हम अपने मोबाइल से बैंकों की लेनदेन कर रहे हैं, बैंकों की नौकरियां भी गई और रेलवे की नौकरियां भी गई। ये हर से काम है। मैं से आता हूँ, एक समय 20 लोग मिलकर के खेत दिए, तो स्वाभाविक रूप से नौकरियों की संख्या तो घटना है, स्वरोजगार की संख्या बढ़ना है। मनुष्य को ये चाहिए, देश को ये चाहिए कि स्वरोजगार की तरफ ध्यान दें। वैसे भी भारत में जब सोने की चिड़िया हुआ करता था, विश्व गुरु हुआ करता था, सर्वाधिक शक्तिशाली देश जब भारत था, तो वो नौकरों के दम पर नहीं था, वो स्वरोजगार के दम पर था। वो ठीक है कि समय के साथ क्योंकि अंग्रेजों को नौकर चाहिए थे, उनको सारी की सारी संपत्ति पर अधिकार करना था, तो उन्होंने एक ऐसा वातावरण बनाया जो नौकरी सबसे अंत में होनी चाहिए थी, उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। वो स्वरोजगार के प्रति जो है कई प्रकार के उन्होंने लांछन लगाए, जो भी कुछ है अब वो समझ कर चला गया। तो सत्व का जागरण अगर हमको करना है, आत्मनिर्भर भारत को अगर बनाना है, तो हमको स्वरोजगार पर जोर देना ही पड़ेगा। और भारत अगर स्वरोजगार बढ़ रहा है, व्यक्ति आत्मनिर्भर है, तो मान करके चलिए कि देश आत्मनिर्भर बनेगा। दूसरी बात जो आपने कहा कि सरकार ने इस बार 2 लाख करोड़ का प्रावधान किया है, ये कहीं ना कहीं विपक्ष के जो प्रचार रहा है पूरे चुनाव में कि बेरोजगारी बढ़ रही है और नौकरियां कम हो रही हैं, उसको ध्यान में रख करके विपक्ष को उत्तर देने की दृष्टि से वो उन्होंने प्रावधान किया हुआ है। तो वो हो सकता है कुछ लोगों को जो
कुछ नहीं कर सकते। मेरी दृष्टि में नौकरी में वो लोग जाते हैं जिनका पुरुषार्थ, जिनका परिश्रम, जिनकी प्रतिभा कमजोर होती है। अन्यथा व्यक्ति, मैंने देखा है कि शरणार्थी के रूप में भारत आया 12 साल में, तांगा धोकर के नौकरी शुरू की और आज एशिया का सबसे बड़ा व्यापारी मसाले का। तो जो पुरुषार्थ, परिश्रम, स्वरोजगार करते हैं, दुनिया उनसे चलती है, वो परिवर्तन लाते हैं। हमको नौजवानों में प्रचार जो करना चाहिए, उनकी प्रतिभा, पुरुषार्थ, परिश्रम के आधार पर अपने पैरों की ताकत को मजबूत करने की, वो हमको प्रचार करना चाहिए। इसके लिए जो मैंने एक उदाहरण हमेशा दिया है, जो मैं फिर उसको दोहराता हूं, चींटी से लेकर हाथी तक इतने प्राणी हैं, अपनी रोटी वो अपने परिश्रम से कमाते हैं, जोड़ा अपनी युक्ति से बनाते हैं, सुरक्षित रहने के लिए घर ढूंढ लेते हैं, निद्रा कहां लेनी है वो स्थान ढूंढ लेते हैं। तो कुल मिलाकर के, और इन्हीं कामों के लिए अगर मनुष्य को सरकार की जरूरत पड़े तो हमारी स्थिति क्या है? ये कहीं ना कहीं हमको स्वत्व का बोध, स्वरोजगार का बोध, स्वाभिमान का बोध और आत्मनिर्भरता का बोध, ये समाज में प्रचार करना पड़ेगा। तभी देश जो है, वो जो लक्ष्य है कि भारत सर्वश्रेष्ठ प्रगतिशील राष्ट्र बने 2047 तक, तब ये पूरा हो जाएगा। वो नौकरों की दम पर बिल्कुल नहीं होगा, वो मालिकों की दम पर होगा। चलिए बिल्कुल आपकी राय वास्तव में एक तरह से प्रगतिशील भारत की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी राय में भारत, हम आना चाहेंगे मनीष अग्रवाल जी के पास। प्रकाश पुंज पांडे जी, आपके पास थोड़ी देर बाद आएंगे, क्योंकि अब राजनीतिक विश्लेषक महोदय से ही हमारी कुछ चर्चा हो जाए, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी ने कुछ ऐसी बातें निकाली हैं जिससे अब हमें इनके पास जाना ही पड़ेगा। मनीष अग्रवाल जी, सवाल यहाँ पर यह है, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, देश आगे है, यह सरकार कह रही है, देश सर्वोपरि है, देश का कल्याण सर्वोपरि है, भारत को आगे बढ़ाना है। ऐसे में अगर जो विपक्ष आरोप लगाते भी हैं, तो क्या उनका मुंह बंद करने के लिए अगर जो स्वरोजगार से हट करके, पूरी तरह से नहीं, ज्यादा ध्यान बजट में अगर जो वेतनभोगी नौकरियों की तरफ दे दिया जाएगा, तो क्या उसमें कमी नहीं आएगी जिस तेजी से भारत आगे बढ़ रहा है? मनीष जी। दिवेश जी, आप ही कह रहे हैं, जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार मित्र अभी कह रहे थे, स्वरोजगार जो है भारत का भविष्य है, राष्ट्र सर्वोपरि है। क्योंकि स्वरोजगार में हमें इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि अगर मैं एक स्वरोजगार करता हूं, तो मैं अपने संग उसमें कम से कम 2 से 4 लोगों को और जोड़ता हूं, जिन्हें मैं रोजगार देता हूं। जब मैं सरकारी नौकरी करने जाता हूं, तो मेरे ऊपर 2, 4, 5 लोगों को पालने का, भरण पोषण का जिम्मा तो होता है, लेकिन मैं अपने साथ और लोगों को जोड़ नहीं सकता। तो सरकार की जो स्वरोजगार की नीति है, उसका बढ़ावा देने का कारण यही है कि एक आदमी अगर स्वरोजगार करता है, तो वो अपने संग 1 से 2, 4, 5, 10 आदमियों को और जोड़ता है, उनको भी रोजगार देता है। तो स्वरोजगार जब बढ़ेगा तो दुनिया में, देश में रोजगार की कमी जो है वो पूरी होगी। इसके लिए सरकार विभिन्न योजनाएं लाती है। आपने देखा होगा इस बजट में मुद्रा लोन जो है 10 लाख से 20 लाख करा गया। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मुख्यमंत्री रोजगार योजना में जो ऋण दिया जाता है, वो पहले 10 लाख दिया जाता था, 20 लाख तक दिया जाता है, जिसमें कोलैटरल की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई गारंटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सरकार इस तरीके के ऋण सिर्फ इसीलिए दे रही है कि जब आप स्वरोजगार करने जाएंगे तो आप रोजगार करेंगे, आप कुछ लोगों को और भी रोजगार देंगे। सरकारी नौकरियां जो है वो किसी भी प्रदेश के क्षेत्रफल पे, उसकी आबादी के आकार में निर्भर करती है कि वहां पे कितनी सरकारी नौकरियां क्रिएट होंगी, कितने लोगों की जरूरत है। उनकी रिक्तियां जो है वो सरकार को जरूर पूरी भरनी चाहिए, जिससे कि कल को विपक्ष के पास या देश में ये मुद्दा ना रहे कि सरकारी नौकरियों पे जगह खाली है। मैं इसमें थोड़ी सी चीज और जोड़ना चाहूंगा कि 2026 में भारत का परिसीमन फिर से होगा। तो हमें ये उम्मीद है कि 2026 में सरकारी नौकरियों की गिनती में भी बढ़ोतरी आएगी, और एक अच्छी बढ़ोतरी आएगी, क्योंकि जनसंख्या के आधार पे फिर तय होगा कि किस राज्य में क्या जनसंख्या है और वहां पे पुलिस कितनी होनी चाहिए, डॉक्टर कितने होने चाहिए और फेटर्निटी में कितने लोग होने चाहिए। आज की स्थिति में हम तो देख रहे हैं भारत में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, हम उस चीज को अनऑर्गेनाइज लेबर में काउंट करते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें मैन पावर की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। इतने सारे
रोड्स बन रही है, पुल्स बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो क्या इसमें मैन पावर का यूज नहीं हो रहा? ये तो हो सकता है अनऑर्गेनाइज मैन पावर हो जो गिनती में ना आती हो, लेकिन रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, और ये रोजगार के अवसर उस जगह पे जाके मिलते हैं जहां पे ये विकास होता है। तो अगर आप बजट में देखो, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में एक अच्छा प्रावधान करती है और साल दर साल वो बढ़ता जा रहा है। तो देश में इंफ्रास्ट्रक्चर जब बढ़ेगा तो उससे भी रोजगार बढ़ेगा, और रोजगार बढ़ने में जिन चीजों की जरूरत है, लोगों को शहरों से गांवों को जोड़ा जा रहा है, गांव के लोग शहर आसानी से आ सके, चाहे का इलाज कराने आए, चाहे रोजगार करने आए, और शाम को अपने शहर वापस, अपने गांव वापस भी जा सके। अगर रोड अच्छी होगी, बसेस अच्छी होंगी, रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, तो सरकार इन पे भी काम कर रही है कि लोगों का छोटे शहरों से बड़े शहरों की तरफ पलायन ना हो, क्योंकि बड़े शहरों की अपनी एक कैपेसिटी होती है कि वो कितनी जनसंख्या को अकोमोडेट कर पाएंगे। जैसा आपने देखा होगा, एक ट्रेंड है कि छोटे शहर से लोग बड़े शहर जाते हैं। हर आदमी दिल्ली जाता है, मुंबई जाता है, बैंगलोर जाता है नौकरी करने। तो उन शहरों का इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है अब कम होता जा रहा है कि वो नए लोगों को ले सके। तो स्वरोजगार एक भावना ये भी जनरेट करेगा कि आप जहां पे रह रहे हो वहीं पे आप काम करो। और आपने देखा होगा कि कोविड के समय में जो मैन पावर अपनी अपनी जगह पे वापस आई थी, उसमें से आधी मैन पावर अब अपनी जगह पे ही रह गई है। वापस क्यों नहीं गई? क्योंकि उसको वहां पे रोजगार के कुछ साधन मिले। सरकार ने स्किल मैपिंग करी, सरकार स्किल सेंटर्स बना रही है, सरकार अप्रेंटिसशिप योजना ला रही है। इस बजट में सरकार ने फॉर्च्यून 500 कंपनीज को एंगेज करा है। जिन कंपनियों के दरवाजे पे खड़े होकर छात्र ये देखता है कि क्या मैं कभी इसके अंदर जाके कुछ काम कर पाऊंगा, जब वो उसमें जाके ट्रेनिंग करेगा, अप्रेंटिसशिप करेगा, तो वो स्किल में भी अपग्रेड होगा और उसके अंदर ये भावना आएगी कि हाँ, मैं भी इन लोगों के संग काम कर सकता हूँ, तो वो काम के लिए भी प्रेरित होगा। आज आप देखिए भारत में कितने जो है यूनिकॉर्न्स बन रहे हैं। पहले ये सोचा जाता था कि यूनिकॉर्न सिर्फ अमेरिका में या विदेशी देशों में भी बनते हैं, लेकिन आज भारत में भी यूनिकॉर्न्स की संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये स्वरोजगार की चीज है जो यूनिकॉर्न्स की संख्या बढ़ा रही है। लोग प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसमें सरकार की, बैंकों का पूरा सहयोग छात्रों को मिल रहा है और लोगों को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि स्वरोजगारी जो है वो देश का फ्यूचर है। और स्वरोजगार में एक आदमी के संग जो और लोग जुड़ते हैं, जो लोग स्वरोजगार की स्किल नहीं रखते, जो उतने पढ़े लिखे नहीं है, या जिनको सरकार की नीतियों का फायदा लेना नहीं आता है या वहां तक नहीं पहुंच पा रहे, उन लोगों को भी और लोगों के साथ जुड़ने से रोजगार मिलता है। उससे वो जहां रहते हैं उसकी भी प्रगति होती है, उनकी भी प्रगति होती है। उन्हें बहुत हायर एजुकेशन तक नहीं जाना पड़ता। स्वरोजगार के लिए जरूरी नहीं है आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। बहुत सी ऐसी बेसिक स्किल्स हैं जिसको आप एक्वायर होके ITI से डिप्लोमा लेके, सरकार के ट्रेनिंग कोर्सेज करके आप जा सकते हैं। आज भारत में आप देखिए कृषि में कितना काम हो रहा है, ऑर्गेनिक में कितना काम हो रहा है। तो ये सब नए रोजगार है जो सृजित हो रहे हैं। ये नए रोजगार सृजित हो रहे हैं तो पुराने रोजगारों में थोड़ी सी मुश्किल आ रही है। जी बिल्कुल, आपने एक बात इसमें कही है कि अगर जो स्वरोजगार है तो इसमें हायर एजुकेशन की जरूरत उतनी नहीं है। अगर हायर एजुकेशन नहीं है फिर भी आप स्वरोजगार उत्पन्न कर सकते हैं स्किल डेवलपमेंट के कारण, और इसके अपनी रोजगार खोल सकते हैं, रोजगार पा सकते हैं स्वरोजगार के माध्यम से। प्रकाश पुंज पांडे जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। हायर एजुकेशन की जरूरत नहीं है अगर जो स्वरोजगार आप करते हैं तो, सहमत कितने हैं आप? बिल्कुल 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 मनीष जी ने बात सही कही कि स्वरोजगार करने के लिए कोई क्राइटेरिया सुनिश्चित नहीं है। आपके पास टैलेंट होना चाहिए। आप अपने साथ टैलेंटेड लोगों को या एजुकेटेड लोगों को रख के भी स्वरोजगार का सर्जन कर सकते। आपके पास एक मनी क्रंच हो, मनी का बैकअप हो, एक हैंडसम अमाउंट हो, जिससे कि आप कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि कोविड के बाद 2000 मुझे लगता है कि 2010 और 2008 के तकरीबन ये जो आंकड़े थे बेरोजगारी के, वो लगभग 5.8% के आसपास थे। लेकिन वो बढ़कर जो ये आंकड़े हुए वो लगभग 12% चले गए थे कोविड के दौरान। क्योंकि जैसा अभी अग्रवाल जी कह रहे थे कि कोविड के दौरान जो त्रासदी हुई उसमें सब लोग अपने घर की तरफ दौड़े, और उसके बाद लगातार 2 साल जो 2021 का जो दौर था, उसमें लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए
कुछ ना कुछ चेष्टा करते रहे, प्रयास करते रहे। और वो उन प्रयासों ने, बोलते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी है, उन प्रयासों ने स्वरोजगार का उत्सर्जन किया। और 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, तो उस दिन से लेके आज तक उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प लिया, जो एक एजेंडा चलाया, उस बात का जो प्रचार प्रसार किया, उसका जो इम्पैक्ट था वो यूथ पे बहुत पड़ा। इसके बाद की एक पॉइंट है कि मानसिकता, लोगों की मानसिकता बदली है। पहले इंटरनेट नहीं था, अब जब इंटरनेट एक युवा देखता है, युवा हो या युवती हो, तो वो ये देखता है कि कैसे लग्जरी लाइफ दी जाती है, कैसे आप साइकिल से नहीं, आपके पास अपनी एक 2 व्हीलर या 4 व्हीलर होनी चाहिए। और इन संसाधनों की उपलब्धि के लिए जो चीज चाहिए उसे कहते हैं रुपया, अर्थ। तो अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ये एक मानसिकता बदली है कि हम नौकरी से इन चीजों की उपलब्धि नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए आपको ज्यादा पैसा। तो ज्यादा पैसा के लिए आपने नौकरी के साथ साथ एक पैरेलल कोई व्यवसाय या व्यापार या कमीशन बेसिस पे काम या सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड काम को शुरुआत किया। तो वो बढ़ते बढ़ते जब उन्होंने देखा कि भाई, जब मेरा एक नौकरी सुबह 9 से शाम को 6 बजे तक नौकरी करने के बाद मुझे 20,000 मिल रहा है या 15,000 मिल रहा है, और ऑन द पैरेलल मैं उससे ज्यादा राशि कमा पा रहा हूं, तो क्यों ना मैं अपना 24 घंटा अपने व्यापार को दूं, अपने रोजगार को दूं। तो जब युवाओं ने इस धारणा को, उसके साथ साथ सरकार का जो संकल्प था, सरकार की जो आह्वान थी आत्मनिर्भर भारत की, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। और इंटरनेट और मीडिया, मैं मीडिया को साधुवाद दूंगा कि हम सब पत्रकार ही बैठे हैं, मीडिया के कारण ये एक अलग जो जगह है पूरे देश में कि भाई, और मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बात की शुरुआत में कि भारत सोने की चिड़िया तभी था जब आत्मनिर्भर था, जब स्वरोजगार थे। पहले कौन सी नौकरियां थी, कौन सी सरकारें चलती थी, ऐसा कुछ नहीं था। तो हर व्यक्ति स्वरोजगार, उसके पास स्वरोजगार था, और वो अपने तरीके से। पंजाब में जाइए, खेती आज भी बहुत टॉप पे चलती है। उन्होंने खेती को इतना डेवलप किया है कि नए नए संसाधन किसानों के पास, कई किसानों के पास तो हेलीकॉप्टर भी है। तो बोलने का मतलब है कि लोगों ने अपने आप को अपग्रेड किया है। पहले के मुकाबले आज देखिए, वाहनों की संख्या ज्यादा है। आज आपको, पहले बहुत इक्का दुक्का घरों में 4 व्हीलर दिखती थी, आज आप देखेंगे लगभग हर घर में 4 व्हीलर है। क्यों? क्योंकि लोग अपग्रेड कर रहे हैं, और अपग्रेडेशन के लिए पैसा चाहिए, और पैसा सिर्फ नौकरी से की आय से आप इन संसाधनों की पूर्ति नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आप मॉल्स की संख्या देखिए। पहले के जमाने की जो मॉल्स थे, मतलब नंबर ऑफ मॉल्स, और आज के नंबर ऑफ मॉल्स, सुपर मार्केट्स बहुत बढ़ोतरी। आज गरीब मोहल्ले में आपको छोटे छोटे मार्ट्स मिल जाएंगे। तो क्या वो चल नहीं रहे हैं? चल रहे हैं, मतलब वहां लोग जा रहे हैं। अब आते हैं चौपाटियों पे। अब चौपाटियों पे देखिए, पहले बहुत कम खाने पीने की दुकानें लगी रहती थी। आज आप देखिए, जहां नजर उठाएंगे वहां खाने पीने की दुकानें दिखेंगी। इसका मतलब क्या है? अगर वो दुकानें चल रही हैं, मतलब लोग आ रहे हैं, मतलब लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, और लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं तो दे आर पेइंग। अगर वो पेमेंट कर रहे हैं वहां पे, तो जो वो स्वरोजगार, गुपचुप का ठेला वाला है, 2 लोग को रोजगार दिया हुआ है, समोसा वाला है, 4 लोग को रोजगार दिया हुआ है, चाइनीज, आजकल इतने चाइनीज सेंटर, मोमो है, ये है, वो है। तो इससे स्वरोजगार से एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, रोजगार बढ़ा है, और लोगों की पेइंग कैपेसिटी भी बढ़ रही है, क्योंकि लोग आय के नए नए साधन ढूंढ रहे हैं। लोग अपने काम के साथ साथ, एक काम के साथ 2 काम, 3 काम, 4 काम ये जनरेट कर रहे हैं। और सरकार ने खासकर मोदी सरकार जब से आई है, जो एक योजना लेके आई है कि स्टार्टअप के लिए वो फंड जो जनरेट कर रही है, लोन्स दे रही है सब्सिडी पे, उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। नए नए इनोवेटिव आइडिया के साथ अब एक लड़का MBA करता है, वो ये सोच रहा है कि मैं अपना पुरुषार्थ, अपने नॉलेज को किसी के सामने अगर मैं नौकरी करने में वेस्ट करूं, उससे अच्छा अपने इनोवेटिव आइडियाज को अपने रोजगार के लिए अगर मैं यूज करूं, तो शायद उससे ज्यादा मैं कमाऊंगा, और उसमें सरकारों का सपोर्ट भी मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये स्वरोजगार होना वाकई एक स्वर्णिम भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। दोबारा भारत को सोने की चिड़िया इसी दम पे कहा जाएगा, जैसे
मिश्रा जी ने शुरुआत में कहा कि मैं बहुत प्रभावित हुआ, साधुवाद देना चाहूंगा कि ये बात उन्होंने उठाई कि अंग्रेजों के कारण ही ये नौकर शब्द जो है अंग्रेजों के कारण आया। उन्होंने अपनी सत्ता को काबिज करने के लिए लोगों को गुलाम बनाया, और गुलाम मतलब नौकर। वो एक, आज देखिए प्रशासन में जो ट्रेनिंग होती है अधिकारियों की, वो भी अंग्रेजों के पैटर्न पे ही हो रही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। इसलिए आप देखिए अधिकारियों का नेचर थोड़ा रूड होता है, क्योंकि अंग्रेज वैसे थे, उन्होंने उस चीजों को इम्प्लीमेंट किया था। तो अब भारत एक नए दौर से गुजर रहा है, और मुझे लगता है ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि जिस प्रकार से नए नए स्टार्टअप लोग अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं, अब वो नौकरियों पे डिपेंड नहीं है। और सरकारें कितनी नौकरी उपलब्ध करा सकती है, सरकारी नौकरी की एक सीमा होती है। और इसीलिए अब जिस प्रकार से लोगों ने अपने बलबूते अपनी जीविकोपार्जन, अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल देने की जो ठानी है, उसके लिए ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो ये कदम है, और जो लोग आत्मनिर्भर बन रहे हैं स्वरोजगार के माध्यम से, ये उल्लेखनीय है। जी बिल्कुल, और अच्छी बात है इस तरह से स्वरोजगार उत्पन्न हो भारत में, और लोग स्वरोजगार से अपनी कमाई करें, भारत को आगे बढ़ाएं। अब के बाद अब हम रमेश शर्मा जी की तरफ रुख करेंगे, लेकिन एक ग्राफिक्स 2 जो है हम चाहेंगे कि एक बार प्ले कर दिया जाए पूरी स्क्रीन, कि हमारे दर्शक भी इसे समझ लें, कि और फिर हमें सवाल पूछने में भी आसानी हो जाएगी। ग्राफिक्स 2 आर्थिक सर्वे के अनुसार अनुमानित श्रम शक्ति भारत की, जो अनुमानित श्रम शक्ति है भारत की, ये माफ कीजिएगा ग्राफिक्स 3 है। ये ग्राफिक्स 3 आप अगर जो प्ले करें तो बेहतर होगा। ग्राफिक्स 3 अनुमानित श्रम शक्ति यहां पर 58.5%, 58.5 करोड़ के लगभग ये बताई जा रही है। वेतनभोगी नौकरियों की संख्या इसमें 11.8 करोड़ बताई गई है, और वेतनभोगी नौकरियों में शहरी क्षेत्रों का कुल हिस्सा 56% है। 56% वेतनभोगी नौकरियों में शहरी क्षेत्र का कुल प्रतिशत 56% ये बताया गया है। हम अब रमेश शर्मा जी की तरफ रुख करेंगे, अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे, और उसमें रमेश शर्मा जी से हमारा अगला सवाल यह है कि आर्थिक सर्वे के अनुसार वेतनभोगी नौकरियों में शहरी क्षेत्र का कुल हिस्सा 56% दर्शाया गया है। अगर यह हिस्सा कम करने की कवायद है, तो भारत सरकार ने इसके लिए या फिर राज्य सरकारों ने इसके लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं? देखिए, मोटे तौर पर अगर ये जो शहरी क्षेत्र का भागीदारी है, इसको कम करने के लिए जो मोदी जी का एक अपील थी, लोकल पर वोकल होना, तो मोटे शहर में आते क्यों हैं? लोग शहर में रोजगार आते हैं, नौकरी के लिए आते हैं। यदि वो गांव का रहने वाला है, कस्बे का रहने वाला है, या छोटे किसी और स्थान का रहने वाला है, वहीं पर अगर काम मिल जाएगा, वहीं पर उसकी रोजी रोटी की व्यवस्था हो जाएगी, तो वो उसके लिए, तो वो जो लोकल पर वोकल की बात कही गई थी, उसमें कहीं ना कहीं ये ध्यान होना चाहिए कि मान लीजिए गांव की जरूरत गांव में पूरी हो, और अगर मान लीजिए गांव की सारी जरूरतें उस गांव में पूरी नहीं हो रही हैं, तो आसपास के 10-20 गांव का एक क्लस्टर जैसा बनाया जाए, पंचायत स्तर पर जोड़ लिया जाए, या जनपद स्तर पर जोड़ लिया जाए, या तहसील स्तर लिया जाए। मान लीजिए एक गांव में गन्ना अच्छा होता है, दूसरे गांव में तुअर अच्छी होती है, तो आपस में वो गन्ने का गुड़ बना करके और ये सब आपस में एक्सचेंज कर लें। मान लीजिए किसी गांव में चने अच्छे होते हैं, किसी में मक्का अच्छी होती है, तो वो पहले, सबसे पहले जो स्थानीय जरूरत है जिला स्तर की, गांव के स्तर की, वो कहीं ना कहीं आसपास पूरी कर लें। भारत की जो प्राचीन कर रही है वो बिल्कुल इसी आधार पर रही है, ताकि उसमें 2 काम होते हैं। एक तो आदमी को नौकरी की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं उसको शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, शहरों में भीड़ नहीं बसाता, वो शहरों में गंदी बस्ती नहीं बसाता। गंदी बस्तियों के कारण, गंदगी के कारण कितनी बीमारियां होती हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय व्यक्ति है उसको स्थानीय पर ही रोजगार मिले, और इसके लिए उसको अपने स्थानीय चीज पर गर्व करना होगा, अपनी धरती पर, अपने उत्पादन पर। ये जो अनावश्यक, एक छोटा सा एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे यहाँ गांव में पहले घानी हुआ करती थी, घानी का तेल आदमी खाता था तो वो हमेशा स्वस्थ रहता था, गाय भैंस खाता था, स्वस्थ रहता था। मेरे यहाँ करछी से निकाल करके शुद्धि घी खाते थे, क्योंकि पशु भगवान जी के पास थे। अब जब वो रिफाइंड का उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करना थी,
तो नहीं कर पाया। आज विज्ञान ने ये सोचा कि रिफाइंड ऑयल स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है, आपको घानी के तेल पर लौटना। तो कहीं ना कहीं ये जो भारत की परंपराएं रही हैं, भारत का शोध अनुसंधान रहा है, उसको स्थानीय स्तर पर ही रोजगार हमको उत्पन्न करना होगा। और लोग लोकल पर वोकल, हम क्यों मेड इन अमेरिका किसी पर गर्व, हमारे गांव के किसी आदमी ने कोई गुड़िया बना दी है तो हम उसी पर गर्व करें, हमारे जिले के कोई आदमी ने चित्रकारी बना दी है तो और गर्व करें। हमको दूसरों की चीजों पर गर्व नहीं करना, हम अपने पिता के चरण स्पर्श करें, दूसरे के पिता को हम क्यों साष्टांग करें, हम अपने पिता को अपने पूर्वज दे गए हैं, उस आधार पर ही दुनिया विकसित हो सकेगी। जिन लोगों ने तकनीकी के आधार पर तरक्की की वो सारी उनकी सारी सबकी इकोनॉमी बैठ रही है। अमेरिका को देख लीजिए, फ्रांस को देख लीजिए, ब्रिटेन को देख लीजिए। भारत अगर इकोनॉमी तरक्की कर रहा है तो केवल इसलिए तरक्की कर रहा है कि हमारी इकोनॉमी में गांव का प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से गांव की भागीदारी बहुत ज्यादा का भी हम। एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ, उदाहरण हमारी जीवन शैली देख लीजिए। कोरोना अगर फैला है तो महानगरों में फैला है, बड़े देशों में फैला है, जो अपने विकसित देश का तमगा लगा के घूमा करते थे, सबसे ज्यादा महामारी हुई है। मैं अपने गांव का बता रहा हूं, मेरे गांव में कोरोना बिल्कुल नहीं फैला। जो लोग बाहर से बीमार होकर के नौकरियों के लिए गए थे तो वो बीमार हो पहुंचे और उनसे भी नहीं फैला। तो इसका मतलब ये जो हमारी जीवन शैली है वो उसमें इम्यूनिटी इतनी तगड़ी रहती थी, प्रतिरोधक क्षमता इतनी तगड़ी रहती थी। आरोग्य में पूरी दुनिया ने इलाज की, रश्म जगत का इलाज किया है, बीमारी होने के बाद इलाज किया है, हमारे बीमारी हो ही नहीं। उसी प्रकार उस व्यक्ति जीवन शैली रही है, बेरोजगारी तो व्यवस्था हमारी सुदृढ़ रहे। तो हमको अपनी जड़ों पर लौटना है, अपने सोच पर लौटना है और लोकल पर वोकल पर हमको फोकस करना है। स्थानीय जरूरत स्थानीय उत्पादन से पूरी हो और स्थानीय जरूरत स्थानीय उत्पादन से हम पूरा करें। भारत स्वर्ण की चिड़िया फिर से बनेगा। जी बिल्कुल। मनीष अग्रवाल जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। शहरी क्षेत्रों की हम बात करें, ग्रामीण क्षेत्रों की तो बात रमेश शर्मा जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत की कि इस तरह से काम अगर जो हो तो वास्तव में हमारा ग्रामीण क्षेत्र भी विकास की ओर आगे बढ़ेगा। शहरी क्षेत्रों में आखिर क्या किया जाए कि स्वरोजगार के और ज़्यादा जो है अवसर उत्पन्न हो? सरकार को और क्या करना चाहिए, केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए, राज्य सरकार को क्या करना चाहिए? जी मनीष जी। जी मनीष जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मनीष जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मनीष जी, आप मुझे? जी मैं सुन पा रहा हूं, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हमारे सवाल आप तक पहुंचे? जी मनीष जी, कुछ कह रहे हैं आप? जी चलिए मनीष जी हम अपने क्वेश्चन पुनः दोहरा रहे हैं। हमारे कहने का तात्पर्य है कि शहरी क्षेत्रों में 56% अगर जो देखा जाए तो ये वेतन भोगी नौकरियों में लोग हैं। केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए कि ये वेतन भोगी नौकरियों की संख्या कम हो और स्वरोजगार की तरफ आदमी कदम बढ़ा ले और तेजी से? और क्या जरूरतें हैं? जी दिवेश जी, मैं शर्मा जी की बात सुन रहा था, मैं उसी से आगे ले जाना चाहूंगा। मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए आपको समझाना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में एक स्कीम है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसे ओडीओपी कहते हैं। इसमें यूपी में 75 जिले में हर जिले का एक उत्पाद चिन्हित कर दिया गया है। उस उत्पाद को आगे लिए सरकार प्रोत्साहन देती है, लोन के रूप में प्रोत्साहन देती है, मार्केट के रूप में प्रोत्साहन देती है। भी बढ़ता है और लोगों के अंदर अपने प्रोडक्ट को बनाने की, गांव की चीजों को शहर तक पहुंचाने की कैपेसिटी बढ़ती है। आज लोग जान रहे हैं। अब यूपी में नई चीज क्या हुई है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में पहले वन आइडेंटिफाई होता था, अब एक से ज्यादा प्रोडक्ट एक जिले में आइडेंटिफाई हो रहे हैं, 2, 3, 4, 5 हो रहे हैं। सरकार ने आगे बढ़ के उन प्रोडक्ट्स की जीआई भी कराना शुरू कर दी है।
जिससे कि वो अंतरराष्ट्रीय मानक पे भी अप्रूव हो रहे हैं। आज वो देश में नहीं विदेश में भी दिख रहे हैं ऑनलाइन माध्यमों से, लोग उन्हें खरीद रहे हैं। और बहुत सी ऐसी ऑनलाइन संस्थाएं हैं जो गांव तक जा रही हैं, उसको खरीद के विदेश तक ले जा रही हैं। तो उन लोगों को अच्छा मूल्य भी मिल रहा है, सरकार की योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है, स्व व्यवसाय भी बढ़ रहा है। और मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, स्वरोजगार में एक बहुत बड़ी चीज है, स्वरोजगार में रिटायरमेंट नहीं होता है। आप आज जो स्वरोजगार डेवलप करोगे ना, वो आप अपने आगे की जनरेशन को दे के जाओगे। उन्हें रोजगार भी नहीं ढूंढना पड़ेगा अगर उनके घर में कोई स्वरोजगार चल रहा होगा। उन्हें सिर्फ जो रोजगार आ रहा है, जो स्वरोजगार चल रहा है, उसको आगे बढ़ाना होगा। बिजनेस इस्टेब्लिश होगा, बायर इस्टेब्लिश होंगे। और अब उत्तर प्रदेश की ओडीओपी स्कीम को केंद्र सरकार ने अपनाया है और राज्यों से गुजारिश करी है कि वो इसको अपने राज्य में इम्प्लीमेंट करे। बहुत से राज्य इसमें इसे अपने में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि भारत में ना इतने विविध चीजें मौजूद है कि हर जिले में कुछ ना कुछ अच्छा है। अगर आप किसी भी जिले में जाए तो उसके पास एक उत्पाद ऐसा जरूर है जो वो भारत शोकेस कर सकता है। आप प्रधानमंत्री जी जब विदेश जाते हैं ना, तो वो यूपी के बने हुए उत्पादों को विदेश के लोगों को गिफ्ट में देते हैं, वहां के प्रधानमंत्रियों को, बड़ी विभूतियों को गिफ्ट में देते हैं। तो वो भी एक ब्रांडिंग हो रही है। लोग उस प्रोडक्ट को देखते हैं तो पता चलता है ये कहाँ बना है। आज बनारस की साड़ी जो है आपको पेरिस में भी मिल जाएगी, न्यूयॉर्क में भी मिल जाएगी। तो ये रेवोल्यूशन जो है कोविड के बाद, सरकार की योजनाओं के बाद से, टेक्नोलॉजी की उपयोग से आया है। महिलाओं को स्वरोजगार का बहुत फायदा हो रहा है, जो हम लोग जिक्र करने में थोड़ा पीछे रह जाते हैं, क्योंकि महिलाएं ऐसा रोजगार चाहती थी जो उनके घर की स्पेस से चल जाए, उनको बाहर न ज्यादा जाना पड़े, उनको इसके लिए ट्रैवल ना करना पड़े। तो आज बायर उनके पास जा रहा है, वो प्रोडक्ट अपने गांव में, अपने घर में बना रही है और उसको देश दुनिया में बेच रही है। उनका नाम भी हो रहा है। जैसे यूपी में एक ड्रोन दीदी है, ड्रोन दीदी को प्रधानमंत्री ने मन की बात में भी जिक्र करा है। ड्रोन दीदी का जो कंसेप्ट डेवलप हुआ है, किसानों के लिए गांव में कीटनाशक के छिड़काव के लिए ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है और उसको महिलाएं ऑपरेट कर रही हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ड्रोन दीदी को रोजगार भी मिल रहा है, टेक्नोलॉजी भी मिल रही है और वो नई चीजों से परिचित भी हो रही है। तो हमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजनाओं को देश के स्तर पर ले जाना होगा, आर्थिक सहयोग देके उन्हें चलाना होगा। और छोटे जिलों की जब योजनाएं चलेंगी तो देश की सर्कुलर इकोनॉमी प्रोग्रेस करेगी, ऑल राउंड डेवलप आएगा। आप देखिए, एक देव दीपावली नाम की चीज होती है यूपी में। पिछली देव दीपावली में 21 लाख दियों का इस्तेमाल करा गया था। ये 21 लाख दिए कहाँ बने थे? आज यूपी में लोग पूरे साल दिए बना रहे हैं। सरकार की योजना है, नवंबर में दीपावली आएगी, सरकार हमसे ये दिए खरीदेगी। पहले दिए क्या है, एक आध महीने बनते थे। आज ये स्वरोजगार जो हो रहा है, पूरे साल उत्तर प्रदेश में दिए बन रहे हैं। उन लोगों को घर बैठे एक रोजगार मिल गया, लोग उनसे जाके खरीद लाते हैं और उन्हें उसका उचित मूल्य भी मिलता है। तो आपको अपना बायर भी नहीं ढूंढना पड़ रहा, आपको सरकार की योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है और आपको अपनी जगह भी नहीं छोड़नी पड़ रही। चौथे, आप अपनी जनरेशन को आगे के लिए एक बिजनेस मॉडल देके जा रहे हैं कि उन्हें ये पता है कि हमारे घर में ये रोजगार चल रहा है, जब हम बड़े होंगे हम इसको चलाने लगेंगे, हमें नौकरी ढूंढने कहीं भी नहीं जाना है। तो इस तरह की जो योजनाएं सरकार को हर जिले में प्रोत्साहित करनी चाहिए। हम लोगों को भी मीडिया के थ्रू जितनी जानकारी हम लोगों तक प्रसारित कर सकते हैं वो करनी चाहिए, क्योंकि मीडिया का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। पहले आपने देखा होगा कि प्रिंट मीडिया के समय में लोगों तक खबरें कैसे पहुंचती थी। आज ये टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट ही है कि खबर 5 मिनट के अंदर हर लोग तक पहुंच जाती है। ये भी एक अच्छी चीज है अगर हम इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट एनालाइज करते हैं। तो आज गाँव में जो है लोग टेक्नोलॉजी के लिए शहर नहीं आते, आज टेक्नोलॉजी गाँव तक जा रही है, उनके रोजगार के रूप में भी काम आ रही है, उनके इलाज के रूप में भी काम आ रही है, उन्हें अलग अलग संसाधन दे रही है। और जब वो बैंकों से जुड़ते हैं तो वो एक धारा में जुड़ रहे हैं। वो सिर्फ अपने व्यवसाय के लिए लोन लेने नहीं आते, वो गाड़ी के लिए भी लोन लेते हैं, वो मकान बनाने के लिए भी लोन लेते हैं, वो शादी के लिए भी लोन लेते हैं। तो ये भी सर्कुलर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। आज आप देखिए, आप सब्जी लेने, फल लेने जाते होंगे तो वो भी आपको क्यूआर कोड दे देता है कि स्कैन करके पेमेंट कर दीजिए। तो वो भी तो बैंकिंग की मुख्य धारा से जुड़ गया ना। और जब उसके खाते में अच्छा टर्नओवर आ रहा है तो बैंक अपनी योजना लेके उसमें जाता है कि आपको कौन सा ऋण चाहिए, आप मुझे बताइए। पहले वो कहता था हम बैंक के दरवाजे पे जाते थे तो हमें बैंक वापस कर देता था कि बात के लिए हम दौड़ रहे थे, लेकिन आज उसका टर्नओवर है
तो बैंक के अधिकारी उसे अप्रोच करते रहे। इस तरह की योजनाओं को मीडिया को प्रसारित करना चाहिए। आपने बहुत अच्छे सब्जेक्ट पे आज प्रोग्राम करा है और लोगों को इसका फायदा जरूर मिल रहा है और मिलता रहेगा। जी, प्रकाश पुंज पांडे जी, हम आपके पास आते हैं। जैसा कि अभी मनीष अग्रवाल जी ने कहा है कि महिलाएं भी इसमें आगे हैं स्वरोजगार में। स्वरोजगार की स्थिति जो है, महिलाओं की भी उनकी हिस्सेदारी अच्छी खासी है। तो अगर जो कहें कि अगर जो स्वरोजगार में इनकी हिस्सेदारी अच्छी खासी है, तो वेतनभोगी नौकरियों में भी इनकी हिस्सेदारी करीब करीब 24% है, और इसी तरह से इनकी हिस्सेदारी स्वरोजगार में भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन महिलाओं को स्वरोजगार के रूप में स्वरोजगार करने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं और उनका समाधान किस स्तर पर और होना चाहिए, हम आपसे जानना चाहते हैं। प्रकाश पुंज पांडे जी। देखिए देवेंद्र जी, पहली बात तो वाकई साधुवाद आपको कि आपने इतना अच्छा जन सुरक्षाकारी विषय पे आप चर्चा आहुत की। जी, धन्यवाद। महिलाओं की बात करें, अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में महिलाएं बहुत हद तक स्वावलंबी हैं, क्योंकि महिला ग्रामीण सेक्टर में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं काम कर रही हैं। अब वहां बैलेंस कैसा बना, देखिए, पुरुष अपना जो पारिश्रमिक वाले काम है वो ज्यादा करते हैं, और साथ ही साथ जो महिलाएं हैं यहाँ पे कोदू, कुटकी, उसके बाद रागी, बाजरा, जौ, इस मक्का, इससे जो प्रोडक्ट बनते हैं, महिलाएं वो प्रोडक्ट बना रही हैं। इसके बाद 2 वनोपज है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 42% वन है, तो यहाँ पे वनोपज में जो तेंदू पत्ता है, इसके बाद जो बांस होता है, बांस से बने हुए जो सामान है, इसके बाद दक्षिण छत्तीसगढ़ बस्तर साइड जाएंगे तो काजू की खेती हो रही है। बस्तर में बहुत ही उच्च क्वालिटी की काजू, बस्तर की कॉफी आज देखिए बहुत फेमस हो चुकी है। आप उत्तर छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो वहां पे स्टार फ्रूट, एप्रिकॉट और सेव भी, मैनपाट, सरगुजा में सेव उगाए जा रहे हैं। अब मध्य छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो कोसा बन रहे हैं। तो उत्पादन के साथ साथ महिलाओं को स्वरोजगार का बहुत बड़ा अवसर प्राप्त हो रहा है, जहां पे कुटीर उद्योगों के माध्यम से वन विभाग के अंतर्गत ये बहुत सी योजनाएं सरकार चला रही है, जहां महिलाएं बहुत अच्छे से अपने हुनर को इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्शन कर रही हैं। और इसके लिए गवर्नमेंट ने यहाँ बहुत से स्वचालित मार्ट बनाए हुए हैं, जहां पे टैक्स फ्री सामान बिकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ के एयरपोर्ट्स पे, बस स्थानक पे, रेलवे स्टेशन पे उनके काउंटर्स है, जहां पे लोग आते जाते, जो बाहर के लोग हैं, वो जब नजर पड़ती है, यहाँ का कोसा का गमछा बहुत फेमस है। तो ऐसी चीजों का प्रोडक्शन हो रहा है। इसके बाद गवर्नमेंट ने यहाँ पे पूरे छत्तीसगढ़ में गढ़कलेवा नाम की एक जगह शुरू की है। गढ़कलेवा इज लाइक अ होटल, जहाँ पे छत्तीसगढ़ का पारंपरिक व्यंजन मिलता है। और उसको चला कौन रहा है? उसको चलाने के लिए महिला स्व सहायता समूह बनाए गए हैं, जहां पे 10 से 20 महिलाओं का एक ग्रुप होता है जो उससे संचालित करता है। यहाँ के जितने भी टूरिज्म स्पॉट्स हैं, उन स्पॉट्स को महिलाओं को हैंड ओवर किया गया है। वो समितियां बना के, स्व सहायता समूह बना के उसको ऑपरेट करती है। तो महिलाओं के लिए बहुत नई अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं। ये जो सरकारें हैं, अब सरकारों ने महिला सशक्तिकरण के लिए तमाम योजनाओं पे बल दिया है। और इसके कारण आप देखिए, जैसे कि अग्रवाल जी कह रहे थे कि एक परिवार में जब पुरुष और महिला दोनों आय का साधन दोनों के पास है, जब दोनों की स्वावलंबी बन के आय कर रहे हैं, तो उससे वो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाई करवा पा रहे हैं। बच्चों के लिए जो साइकिल अफोर्ड नहीं कर सकते बच्चे, उनको साइकिल, उनको पढ़ने के लिए किताबें सरकार जो कर रही है, उससे एड ऑन में बोल रहा हूं मैं। उसके साथ साथ वो भी चाहते हैं कि हम भी त्र्यंबकेश्वर घूमे, हम भी कहीं बाहर घूम के आए, तो साल में वो भी एक बार घूमने भी चले जा रहे हैं। और ये मेरे देखी हुई चीजें बता रहा हूं। आज आप गांव में जाइए, गांव में भी आपको मोटरसाइकिल और कारें दिखेंगी। लोग कमा रहे हैं, बैंकों के पास जा रहे हैं, जैसा कि अग्रवाल जी कह रहे थे, बैंक भी इंटरेस्ट ले रही है, क्योंकि इनकी रीपेइंग कैपेसिटी बढ़ गई है। जो साल में 2 लाख कमाते थे, अब वो इनकम बढ़ के, चूंकि मियां बीबी दोनों कमा रहे हैं, तो 4 लाख बढ़ गई है। तो स्वरोजगार से मतलब इसमें कहीं कोई
शक शुबा नहीं है कि स्वरोजगार से आय बढ़ती है, आपका जीवन स्तर उठता है, बच्चे एजुकेट हो पा रहे हैं। अब आप देखिए ना, इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है पिछले 10 साल के पहले का साक्षरता दर ले लीजिए और आपका साक्षरता दर ले लीजिए, बहुत अंतर है, बढ़ा है। जो काम करने वाली आबादी है वो 2011 के आप देखेंगे आंकड़ा तो 61% था, वो 2022 में 21 में अगर आप देखेंगे तो 3% का इंक्रीमेंट हुआ है। और मुझे लगता है 2040 जाते जाते ये 4-5% और बढ़ेगा, लगभग 70% बढ़ जाएगा। आप चाइना का एग्जांपल देखिए, चाइना में सबसे ज्यादा आबादी है, लेकिन चाइना ने अपनी आबादी को ही अपना अस्त्र बना लिया है, वहां हर घर में ये रोजगार है। जापान छोटा सा देश है लेकिन उसका इकोनॉमी देखिए वर्ल्ड को हिला देता है वो। क्यों? क्योंकि रोजगार, स्वरोजगार पे, जैसा कि शर्मा जी बोल रहे थे कि सोने की चिड़िया कब भारत था, जब स्वरोजगार था। तो मुझे लगता है अब वो दौर आएगा और इसमें महिलाओं की भी उतनी ही भूमिका है जितनी पुरुषों की है। और छत्तीसगढ़ में तो महिलाओं की भूमिका पुरुषों से ज्यादा है। और यहाँ वोटर्स भी, हमने कई बार चर्चा भी की है, बिल्कुल वोटर्स भी महिलाएं ज्यादा है। इस बार जो वोटर्स महिलाओं ने ही पूरा सरकार बनाया है। और एक मैं लास्ट पॉइंट पे अपनी इसको समाप्त करता हूँ। गांधी जी, महात्मा गांधी जी का भी एक विचार था कि जो गांव होते हैं वो केंद्रीय विकेंद्रीकरण की सबसे बड़ी इकाई है, उनको सेंटर में रख के पूरा पेरिफेरी में काम करना चाहिए। और जब आत्मनिर्भर गांव बनेगा तो जो शहरों पे पलायन का बोझ है वो भी कम हो जाएगा। और जब पलायन का बोझ कम होगा तो जो शहर है, शहर की आबादी को भी एक बैलेंस मिलेगा। और गांव जो धीरे धीरे बीएड होते जा रहे थे, वहां भी अब आबादी जनरेट होगी। लोग हर चीज के लिए शहर की तरफ नहीं दौड़ेंगे। अब धीरे धीरे शहर और गांव में तालमेल बढ़ रहा है, बैलेंस बढ़ रहा है। तो स्वरोजगार कहीं ना कहीं पूरी ओर से, ये जो स्वरोजगार की अलग जो सरकार ने जगाई है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही सराहनीय है। और अब युवा उस तरफ बहुत तीव्र गति से अग्रसर हो रहा है। जी, अब एक अंतिम सवाल, चूंकि समय नहीं है, लेकिन रमेश शर्मा जी से हम अंतिम सवाल जरूर करना चाहेंगे। उसका कम शब्दों में अगर जो जवाब दे दें तो बेहतर होगा। बार बार इशारा हो रहा है कि समय हो गया है, लेकिन मैं प्रश्न पूछे बगैर रह नहीं पा रहा हूं। रमेश शर्मा जी, छत्तीसगढ़ में महिलाएं इतनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं, उनके विकास के लिए सरकार काम कर रही है, और मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, हम ये जानना चाहेंगे। क्या जी? देखिए, मोटे तौर पर मध्य प्रदेश में सरकार काम है और हर उस प्रांत में महिलाएं आगे मिलेंगी आपको जिस प्रांत में अंग्रेजों की शिक्षा कम गई है। क्योंकि भारतीय परंपराओं में देखेंगे तो भारतीय परंपराओं में महिला ही आगे रही है। पूरे वन क्षेत्र में महिला हावी रहती थी, हमारे घर परिवारों में महिलाएं कितनी प्रभावशाली हैं। तो कुल मिलाकर के इसलिए छत्तीसगढ़ में जो श्रम शक्ति है वो पुरुषों की अपेक्षाकृत अधिक है। अब इस दिशा में धीरे धीरे समाज भी सोच रहा है, मध्य प्रदेश में भी सोच रहा है। तो मैं समझता हूं अगले आने वाले कुछ वर्षों में पूरे देश में ये स्थिति बदलेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। आप आए और अपने अपने विचार, अमूल्य विचार यहाँ पर प्रस्तुत किए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि भारत में बढ़ता स्वरोजगार और घटते वेतनभोगियों की संख्या लगातार घट रही है और स्वरोजगार बढ़ रहा है। अगर इसी तरह से स्वरोजगार बढ़ता रहा तो वास्तव में ये वह दिन दूर नहीं जब भारत सोने की चिड़िया फिर एक बार हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।